हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। पीएम नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया। बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं को फोन पर निमंत्रण मिला है। 24 जून को पीएम आवास पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के नेताओं से संपर्क किया गया है। बैठक के लिए जिन 14 नेताओं को बुलाया गया उन्हें कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देने को कहा गया है। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सर्वदलीय बैठक 24 जून को दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दलों के अलावा दूसरे छोटे दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से प्रमुख आयोजन एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नोडल एजेंसी आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साल मुख्य थीम स्वास्थ्य के लिए योग यानी योग फॉर वेलनेस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के करीब 190 देशों में मनाया जाएगा। लाखों लोग योग प्रेमियों ने अपने घरों से इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हो रही है कम। 24 घंटे में 170 नए मरीजों की हुई पहचान। एक दिन में 33 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह को सभी ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। पत्नी की मौत हो जाने के बाद मिल्खा सिंह पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वे खुद भी ICU में भर्ती थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। मिल्खा सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया है। CM मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। CM ने कहा कि मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वो हर भारतीयों को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। विज ने ट्वीट कर लिखा कि मिल्खा सिंह के निधन से देश को अभूतपूर्व क्षति हुई है। विज ने लिखा कि खेल जगत के लाइट हाउस फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को हमने खो दिया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। CM ने बताया कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में अब कोयला और अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह पर CNG, PNG और LPG का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्र में अभी तक CNG, PNG और LPG आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच नहीं सकी है। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर है। HLP सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के प्रयास रंग ला रहे हैं। सिरसा जिले में अब जल भराव नहीं होगा। सिरसा वासियों को जल भराव से निजात मिलेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिल चुकी है। योजना के लिए 28 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। नगर परिषद की अध्यक्ष रीना सेठी इसकी जानकारी दी। रीना सेठी ने योजना के लिए CM मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा का आभार जताया।
शिक्षा मंत्री कौरपाल गुज्जर ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक सफल रही है। एक सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है कि पहले 5 राज्यों में हरियाणा एक है और हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार हेतु संस्कृत मॉडल स्कूल जो पहले 22 थे अब 136 किए गए हैं, जिन्हें CBSE की मान्यता भी दिलाई गई है। यहां अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले प्लान में जहां 67 नए कॉलेज सरकार को मंजूर किए थे, वहीं इस बार अभी तक 17 नए कॉलेज मंजूर किए गए हैं। साथ ही जहां पहली से 8वीं तक की शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा दी जा रही थी, अब उसे पहली से 12वीं तक कर दिया गया है, जहां पुस्तकें और दूसरी सुविधाएं फ्री होंगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सरकार ने सुपर 100 कोचिंग सेंटर शुरू किए हैं, जो अभी तक रेवाड़ी और पंचकुला में थे, लेकिन सीएम ने हिसार कुरुक्षेत्र में भी सुपर कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी विशेष सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। किसान आंदोलन में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। विज ने बताया कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी उस आंदोलन के नेताओं की होती है, लेकिन यहां हो रही घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अब किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल गया है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर अनिल विज ने कहा कि एसवाईएल को लेकर बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किए हैं, तो अगर बातचीत से मामला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन सी बीमारी है और उनका इलाज भी नहीं हो सकता। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने मोहना रोड के साथ बने नाले के निर्माण कार्य, सेक्टर 3 नहर से लेकर तिगांव रोड शिव कॉलोनी तक बनाए जा रहे 4 लेन रोड के अलावा चंदौली सेक्टर 64 डिस्पोजल का दौरा किया और मौके पर ही निगम के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नाले के अंदर बरसात के मौसम में पानी के बहाव में दिक्कत न आए, इसलिए सभी रुकावट को दूर किया जाए और जल्द ही निर्माण कार्य भी पूरा किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी न हो। कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवा सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा सके, इसके लिए रेस्टोरेंट और बार में भी अब डिस्काउंट की स्कीम शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित कई बार और रेस्टोरेंट में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। उकलाना में सड़क निर्माण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। मरम्मत के बाद भी नहीं सुधर रही हालत। सोनीपत के गोड़ा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट गबन मामले में 2 महीने बाद भी नहीं हुई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष, बीडीपीओ पर मिलीभगत का आरोप। टिकरी बॉर्डर पर जिंदा जलाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की गठित कमेटी ने झज्जर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल से मुलाकात की। कमेटी में शामिल लोगों ने अधीक्षक को बताया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या का मामला है, जिसको कुछ लोग हत्या का मामला साबित करने में लगे हुए हैं। कमेटी ने एक वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। कमेटी का दावा है कि मृतक मुकेश ने खुद तेल छिड़ककर आग लगाई है, जिसमें कुछ किसानों ने उसकी जान बचाने की भी कोशिश की थी। कमेटी ने गिरफ्तार किए गए किसानों को बेकसूर बताया और उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच गंभीरता से करने का आश्वासन दिया। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहादुरगढ़ में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि जल्द गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बनाएंगे।
प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रम का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना था। बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता से संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। गुहाना के बिचपड़ी गांव के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड हाईवे पर धरना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको अपने खेतों में काम करने के लिए रोजाना आना जाना पड़ता है और उनके खेतों में आने जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिन खड़का टोल से किसान नेताओं ने एक और बयान जारी किया है जो सरकार की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। किसानों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा करके एक नया इतिहास रचा जाएगा। सर्वसम्मति से सरपंच चुनने के लिए गांव-गांव में कमेटियां तैयार की जा रही हैं। किसानों ने कहा कि जो प्रतिनिधि सरकार की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव के सामने लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा। इस बीच एक बुजुर्ग ने कोरोना काल में अपनी आपबीती को मंत्री के सामने रखा और बताया कि कैसे कोरोना काल में उनके छोटे भाई के इलाज के दौरान अस्पताल ने उनसे पैसे हटे। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके भाई की जिंदगी को भी ले लिया। इस बैठक में वो अधिकारी भी मौजूद थे जिन्हें इस मामले में 48 घंटे के भीतर जांच करके दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। पंचकुला में झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड का विरोध लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। घगर नदी पार के सेक्टरों के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में वो शामिल हुए, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पलवल में हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी पर महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस को भी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि साल 2011 में वो एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी, जहां पर उसका संपर्क राजकुमार नाम के पुलिसकर्मी से हुआ और पुलिसकर्मी ने महिला को मदद करने का आश्वासन दिया और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता जब शादी की बात कही तो टाल मटोल कर देता। वहीं पीड़िता को बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। गुहाना शहर के एक शख्स के साथ दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि मोनू नाम का एक युवक उसके घर किराए पर रहने के लिए आया, जो हिसार गांव से था, जिसने ठगी को अंजाम दिया। किराएदार ने बातचीत में बताया था कि वो सोनीपत के बैंक की शाखा में नियुक्त है और उसका भाई दिल्ली पुलिस में डीएसपी है। उसने उसके बेटे रमेश को दिल्ली पुलिस में लगवाने का झांसा देकर 12 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने बहकावे में आकर 3,80,000 रुपए दे दिए। जब उसके बेटे की कोई नौकरी नहीं लगी तो उसने उससे पैसे वापस मांगे, जिसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गुरुग्राम के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि 6 महीने पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ। जब दर्द के बाद इलाज कराया गया तो खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टरों ने महिला के पेट में कॉटन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट मामलों के एडवोकेट स्काई शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पैसे लिए गए, लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तब 85,000 का बिल थमा दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर योग दिवस पर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को योग अभ्यास कराया जा रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक योग कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। रासा बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने किसान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के आने पर किसान रोष प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और भविष्य में भी किसान शांति बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक वे घर वापसी नहीं करेंगे। रादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले ऐसे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं जो या तो इनकम टैक्स पेई हैं या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को भी सम्मान निधि वापस करने होंगे। फरवल पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए हड़प लिए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल के घर पर खुशी का माहौल है। दरअसल ओलंपिक में भाग लेने की पक्की दावेदारी पर परिवार में खुशी की लहर है। इस खुशी के पल को लेकर रानी रामपाल की माताजी का कहना है कि उनकी बेटी ने खेलने के जुनून से ये मुकाम हासिल किया है और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी अब मेडल भी जरूर लाएगी। वहीं रानी के पिता ने भी दुनिया के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को लड़कों से कम आंकने की भूल कभी मत करना। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती की जा रही है।
जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही है। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आज इन शहर में चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। ताजा मामला वार्ड 19 के राशन डिपो पर देखने को मिला। वारदात के दौरान चोरों ने डिपो का ताला तोड़कर हजारों रुपए का राशन और नकदी लूट ली। वह डिपो संचालक का आरोप है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हद तो यह है कि 3 साल में इस डिपो में यह चौथी घटना हुई है और पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश गहराई से नहीं कर रही है। भिंड के कंडेला गांव में 25 वर्षीय बिजेंदर के गायब होने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 5 महीने से युवक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कंडेला गांव पहुंचे और एक कमेटी का गठन किया। रोहतक के गांव बोहर में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह की वजह से खुद को फांसी लगाई। झज्जर के बरहाना गांव की प्रीति की शादी 3 साल पहले रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी और इनकी 1-1.5 माह की बच्ची भी है। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलते ही महिला के मायके वाले भी बोहर गांव पहुंचे। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिवानी मंडी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों में रोष है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि गर्भवती महिला को डिलीवरी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला और बच्चे की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। भिवानी में नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा नहर में नहाने के लिए उतरा था और तेज बहाव की वजह से बह गया। मृतक बच्चा मिताथल गांव का रहने वाला था, जो अपने पिता के साथ आया था। हादसे के बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई है, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से 24 घंटे बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। उधर नहर में होने वाले हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने माता पिता से अपील की है कि वो इस तरह के हादसों में बचने के लिए